ये लड़का बहुत कमजोर है, इस वजह से वो हर जगह मार खाता रहता है। वो कभी पलटवार नहीं कर पाता है। कभी कभी पूरे क्लास के सामने उसे बेइज्जती सहनी पड़ती है, यहाँ तक कि लड़कियों के सामने भी मार खाना पड़ता है। पर एक दिन वो लड़ता है और उसके बाद वो क्या क्या करता है वो आप सोच तक नहीं सकते। वो जेल तक जाता है और उन सभी को कुत्तों की तरह पीटता है। पर वो ये सब करता कैसे है, चलिए शुरू से जानते हैं इस मस्त स्टोरी को। स्टोरी शुरू होती है और हम यूजू नाम के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। यूजू एक स्मार्ट और अच्छा स्टूडेंट है और उसे न सिर्फ टॉप मार्क्स मिलते हैं बल्कि वो बहुत पोलाइट भी है। एक दिन चैन नाम का एक स्टूडेंट स्कूल में ट्रांसफर होता है और टीचर चैन को स्टूडेंट से मिलवाते हैं और कहते हैं कि वो राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन है। यूजू को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो चैन के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। टीचर के क्लासरूम से जाने के बाद चैन क्लास के सबसे परेशान करने वाले स्टूडेंट को पीटता है। वो पहले दिन से ही क्लास में प्रॉब्लम खड़ी करता है और खुद का दबदबा बनाता है। फिर वो यूजू को बुली करना और मारना शुरू कर देता है। तभी एक लड़की बीच में आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे भी बुली करता है और थप्पड़ मारता है। यूजू चैन का हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन चैन उसके पेट में घूंसा मारता है और उसे नोटबुक से मारता रहता है। उस पर चिल्लाते हुए कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ तब क्या किया था। पता चला कि चान यूजू को बुली करता था जब वे मिडिल स्कूल में साथ थे, और जब यूजू ने स्कूल में शिकायत की तो चान शिकायत करने पर उसे फिर से मारता था और यूजू के मारे भाग जाता था। और अब यूजू का बुरा सपना फिर से वापस आ गया है और यूजू दर्द से जमीन पर पड़ा है। वो पेन लेने का फैसला करता है और कांपते हुए उठता है। चान उसका मजाक उड़ाता है, उसे कायर कहता है, यूजू का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों की ओर इशारा करता है। उसे चुनौती देता है कि वो उसकी आंख में पेन घोंप दे और उसे हैरानी होती है यूजू सच में उसकी आंख में पेन घोंप देता है ताकि सालों से उसके अंदर दबा डर और गुस्सा निकल जाए। यूजू ने जो किया उससे पूरी क्लास हैरान रह जाती है और चान अपनी आंख पकड़कर दर्द से चिल्लाता है। यूजू ने जो किया उसकी वजह से उसे कोर्ट ले जाया जाता है और केस में कहा जाता है कि यूजू ने एक हथियार का इस्तेमाल किया और चान की दाहिनी आंख चली गई। ये सेल्फ डिफेंस नहीं था बल्कि ये हिंसक हमला और मर्डर की कोशिश थी। इसलिए यूजू जेल जाता है और यूजू की माँ अपने बेटे के लिए रोती है। यूजू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस भी बार वो लड़ाई में शामिल होगा वो उस लड़ाई की वजह से जेल में पहुंच जाएगा और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो जेल ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ जाता है जो उसे जेल ले जाएगी। यूजू बैठने वाला था लेकिन एक गोरा कैदी उसकी जगह ले लेता है। यूजू को सबसे खतरनाक कैदी के बगल वाली आखिरी सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। जेल पहुंचने के बाद गार्ड उनका सामान ले जाते हैं और गोरा कैदी ह्यून यूजू से मिलता है और उससे पूछता है कि उसे जेल क्यों भेजा गया। यूजू उसे बताता है कि उसे मर्डर की कोशिश के लिए अरेस्ट किया गया था। ह्यून उससे डरता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी सीट चुरा ली, और उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। ह्यून झूठ बोलता है और कहता है, मुझे भी मर्डर की कोशिश के लिए अरेस्ट किया गया था। फिर वे अपना परिचय देते हैं। साथी कैदियों के सामने ह्यून कबूल करता है कि वो चोरी के लिए जेल गया था। एक पुराना कैदी जेल के नियम समझाना शुरू करता है। हर कैदी की एक खास रैंक होती है और आपकी ताकत आपकी पोजीशन तय करती है। अगर आप लड़ नहीं सकते तो इससे दूर रहें और किसी भी मुसीबत में न पड़े। इस जेल को 3 गैंग कंट्रोल करते हैं। पहले गैंग को ह्यूब नाम का आदमी लीड करता है जो जूडो में पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। दूसरे गैंग को झून नाम का आदमी लीड करता है जो एक बहुत बड़ा आदमी है जो गुस्सा होने पर पागल हो जाता है। तीसरे गैंग को सेउंग लीड करता है जो छोटा और आसानी से चकमा देने वाला लगता है, लेकिन असल में अगर वो लड़ाई में पड़ जाता है तो वो किसी को भी तोड़ देगा। बूढ़ा कैदी उन्हें बताता है कि जुन और सेउंग ने पहले मिलकर ह्यूब को अकेले कैद में डालने के लिए जाल बिछाया था। जुन ने सेउंग पर हमला किया और जब गार्ड आया तो उन्होंने उसे बताया कि ह्यूब ने उन पर हमला किया है और गार्ड ने उनकी बात मान ली और वो ह्यूब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालने के लिए ले जाता है। और इसलिए अब जेल को कंट्रोल करने वाले सिर्फ 2 गैंग हैं, लेकिन एक कैदी है जिसे कोई नहीं हरा सकता, और अगर तीनों लीडर एक हो भी जाएं तो भी वे उसे नहीं हरा सकते, और वो है डॉनी, वो कैदी जो बस में यूजू के बगल में बैठा था। डॉनी मार्शल आर्ट्स का सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन है। 2 साल पहले डॉनी अपनी बहन के जन्मदिन पर उसके लिए फूल और तोहफे लेकर घर जा रहा था। जब उसने फ्रिज खोला तो उसके हाथ पर खून लग गया और उसने अपनी बहन को हर जगह ढूंढा। तब उसे उसकी बहन खून में डूबी हुई मिली। तभी एक चोर आया और वो डॉनी का गला घोंटने लगा। उसे नहीं पता था कि वो किससे डील कर रहा है। डॉनी उसे पकड़ता है और उससे टेबल पर पटक देता है, फिर उसका पैर तोड़ देता है। अपनी माँ की भी बॉडी
देखकर वो गुस्से में आ जाता है और दूसरे चोर को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो कई बार मेटल पर उसका सिर मारता है। एक तीसरा चोर आता है और डॉनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी उसे एक ऐसा वार करता है जिससे वो खत्म हो जाता है। तीनों चोर उसी मौत मरते हैं जिसके वे हकदार थे, लेकिन डॉनी बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए जेल चला जाता है। ये सब सुनकर युजू हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो उस डरावनी जेल में कैसे जिंदा रहेगा। बाद में कैदी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एक खिलाड़ी घायल हो जाता है। कैदी युजू को उसकी जगह लेने देते हैं, लेकिन युजू को खेलना नहीं आता। बॉल को किक करने के बजाय वो गलती से जुन को कमर के नीचे मार देता है। सेयोंग हंसता है और उससे कहता है, तुम बड़ी मुसीबत में हो। सेयोंग हंसने लगा और बोला, बेटा अब तू गया काम से। जून के आदमी युजू को बदला लेने के लिए घेर लेते हैं। युजू को वही पुराना चांद वाला डर याद आने लगता है। तभी उसे वहां से गुजरता हुआ डॉनी दिखता है। युजू उनके चंगुल से छूटकर सीधा डॉनी के पास भागता है और मदद मांगता है। जून डॉनी को धमकी देता है कि बीच में न आए वरना अच्छा नहीं होगा। डॉनी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो युजू को बचाने का फैसला करता है। वो जून से कहता है, इस लड़के को छोड़ दो और यहाँ से जाओ। जून भड़क जाता है और डॉनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी उसके वार को आसानी से डॉज करता है और पलटकर ऐसा जबरदस्त मुक्का मारता है कि वो सीधा ढेर हो जाता है। युजू डॉनी को बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट की नजरों से देखने लगता है, लेकिन उस दिन के बाद से जून की नजरों में युजू के लिए नफरत और बदला और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन चान जेल में युजू से मिलने आता है। वो कहता है, तेरी वजह से मेरा बॉक्सिंग करियर खत्म हो गया और मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। युजू उससे बहुत माफी मांगता है, लेकिन चान उसकी एक नहीं सुनता। वो अपनी आंख से पट्टी हटाकर युजू को अपनी जख्मी आंख दिखाता है। युजू डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता। चान धमकी देता है, मैं तेरे बाहर निकलने का इंतजार करूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि तू याद रखेगा। युजू गिड़गिड़ाने लगता है, पर चान वहां से चला जाता है। अब युजू की जेल की जिंदगी एक जीता जागता बुरा सपना बन चुकी थी। दिन में उसे जून धमकाता रहता और रात को उसे चान के वही डरावने सपने आते। एक दिन युजू देखता है कि डॉनी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसके पास जाता है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉनी से लड़ाई सीखने के लिए कह सके। कई दिनों तक वो कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन डॉनी खुद उसे रोककर पूछता है, तुझे मुझसे चाहिए क्या? युजू हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूँ, मुझे लड़ना सिखा दीजिए। डॉनी पहले तो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि युजू भी उसकी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करे, लेकिन युजू हार नहीं मानता। वो कहता है, मैं अब और नहीं भागना चाहता, मैं डर डर कर थक गया हूँ, मैं अपनी कमजोरी से नफरत करता हूँ और अब हर उस शख्स का सामना करना चाहता हूँ जो मुझे परेशान करता है। युजू की बातों का डॉनी पर असर होता है। वो एक शर्त पर युजू को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। वो कहता है, तुझे 100 मिनट में इस मैदान के 100 चक्कर लगाने होंगे। अगर तूने ये कर लिया तो मैं तुझे सिखाऊंगा। युजू भागना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसकी सांस फूलने लगती है और पैरों में जान नहीं बचती, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो उन सारी बुरी यादों को याद करता है जब उसे पीटा गया था और बेइज्जत किया गया था। युजू को लगता है कि खुद को बदलने का यही एक आखिरी मौका है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा देता है। 71 चक्कर लगाने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके अंदर एक जरा सी भी ताकत नहीं बचती और वो हार मानकर जमीन पर ढेर हो जाता है। डॉनी उसके पास आकर कहता है, हार मान लेना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन युजू हार नहीं मानता। वो अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर फिर से खड़ा होता है और तब तक भागता रहता है जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं जाता। डॉनी तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। भले ही युजू ने 100 चक्कर पूरे नहीं किए, लेकिन उसकी ये जिद देखकर डॉनी उसे ट्रेन करने के लिए राजी हो जाता है। डॉनी के रिश्ते जेल के डायरेक्टर के साथ काफी अच्छे होते हैं, इसलिए वो कहकर युजू को अपनी ही सेल में शिफ्ट करवा लेता है। ट्रेनिंग के पहले दिन डॉनी उसे पुशअप्स करने को कहता है, लेकिन युजू का फॉर्म एकदम गलत होता है और वो एक भी पुशअप्स नहीं कर पाता। युजू को एहसास होता है कि वो कितना कमजोर है। डॉनी उसे हिम्मत देता है और डेली की सख्त ट्रेनिंग शुरू करवाता है। धीरे धीरे युजू की ताकत बढ़ने लगती है। अब वो भारी वजन उठाने लगता है और आराम से पुलअप्स भी करने लगता है। डॉनी उसे समझाता है कि जितनी जरूरी कसरत है उतना ही जरूरी अच्छा खाना भी है, ताकि शरीर को ताकत मिले। दिन ब दिन युजू के शरीर में बदलाव आने लगता है। उसके मसल्स निकलने लगते हैं। डॉनी उसके एब्स पर मुक्के मारता है ताकि उसकी बॉडी कंडीशनिंग हो जाए और वो मार झेल सके। जब मसल्स बन जाते हैं तब डॉनी उसे बॉक्सिंग और बचाव की टेक्निक्स सिखाता है। वो युजू जो कल तक डरता रहता था अब एक तगड़े बॉक्सर में बदल चुका है। बाकी कैदी भी उसका ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ जेल के बाहर चान
रास्ते पर परेशान और उदास घूम रहा होता है। तभी पीछे से एक कार वाला उसे हॉर्न मारता है और गाली दे देता है। चान को गुस्सा आ जाता है। वो कार का मिरर तोड़ देता है और जब कार से 2 आदमी उसे मारने निकलते हैं तो चान अकेले ही उन दोनों की हड्डियां तोड़ देता है। ये सब यांग नाम का एक गैंग लीडर देख रहा होता है। उसे चान की ताकत पसंद आती है और वो अपना कार्ड देकर उसे काम का ऑफर देता है। चान पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब यांग कहता है कि वो उसकी आंख का इलाज करवा सकता है और उसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना सकता है तो चान मान जाता है। वापस जेल में यूजू अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग में लगा होता है। हियोन उससे पूछता है, भाई तू इतनी मेहनत क्यों करता है? यूजू कहता है कि पहले वो सिर्फ मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अब उसे ट्रेनिंग में मजा आने लगा है। तभी हायोन एक बुरी खबर सुनाता है, डॉनी 23 साल का हो गया है, इसीलिए अब उसे एडल्ट प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनकर यूजू का दिल टूट जाता है और उसका ध्यान ट्रेनिंग से हटने लगता है। डॉनी समझ जाता है और कहता है, क्या तुझे लगा था मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा? एक वक्त आएगा जब तुझे खुद के दम पर लड़ना होगा, इसलिए वक्त बर्बाद मत कर और मेहनत कर। इसके बाद यूजू देखता है कि कुछ कैदियों ने हियोन को घेर रखा है और उसे परेशान कर रहे हैं। यूजू बीच में आता है और पहली बार अपने दोस्त को बचाने के लिए उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। लेकिन उधर जून अभी तक बदला लेने की आग में जल रहा होता है। उसके बंदे यूजू को धोखे से एक वर्कशॉप में बुलाते हैं, ये कहकर कि कोई जरूरी बात करनी है। यूजू उनकी बातों में आ जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां जून पहले से इंतजार कर रहा था। यूजू कोशिश करता है कि पुरानी बातों के लिए माफी मांग ले, पर जून तो बस उसे खत्म करने के इरादे से आया था। वो सीधा यूजू के सर पर हमला करता है। इस बार यूजू तैयार था। वो वार से बचता है और पलटकर जून के मुंह पर एक करारा मुक्का जड़ देता है। जून की अपने बंदों के सामने बेइज्जती हो जाती है। वो गुस्से में यूजू को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब यूजू बिना किसी दर्द के फिर से खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। यूजू अपनी सिखाई हुई स्किल्स दिखाता है, लेकिन जून काफी भारी पड़ रहा होता है। वो यूजू को इतना मारता है कि यूजू खून से लथपथ होकर गिर जाता है। सबको लगता है कि यूजू हार गया, पर वो अपनी बची खुची ताकत समेटकर एक बार फिर खड़ा होता है और जून पर टूट पड़ता है। इस बार यूजू की मुक्केबाजी के आगे जून टिक नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। यूजू गुस्से में उसे मारता ही जा रहा होता है। तभी डोनी बीच में आकर उसे रोक लेता है। डोनी नहीं चाहता था कि यूजू गुस्से में वही गलती करे जो उसने की थी। दूसरी तरफ चान की आंख का इलाज हो चुका है और वो अब पहले से कहीं ज्यादा दरिंदा और खूनखार बन चुका है। गैंगस्टर यांग का वो सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है और उसके लिए कई लोगों का खून करता है। जेल में डॉनी का आज आखिरी दिन है। वो यूजू के लिए ढेर सारा खाना बनाता है और फिर उनका एक आखिरी रियल फाइट सेशन होता है। यूजू डोनी की इज्जत करता था, इसीलिए वो पूरे जोर से हमला नहीं कर रहा होता। डोनी उसे चिल्लाकर कहता है, फोकस करो, अगर दुश्मन के सामने ऐसे रहम दिखाओगे तो मारे जाओगे। यूजू कोशिश करता है, पर डोनी के चेहरे पर मुक्का मारने से पहले ही अपना हाथ रोक लेता है। डोनी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस उम्मीद से कहीं बेहतर थी, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। वो यूजू की तारीफ करता है कि उसने वो सख्त ट्रेनिंग झेल ली जो बड़े बड़े एथलीट्स भी नहीं कर पाते। जाते जाते डोनी उसे एक बहुत बड़ी बात कहता है, शार्क अगर तैरना बंद कर दे तो वो मर जाती है, इसलिए तुम कभी मत रुकना। डोनी के जाने के बाद यूजू बहुत रोता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में डॉनी की जगह कोई नहीं ले सकता था। अपने गम को भुलाने के लिए वो और भी ज्यादा जी तोड़ मेहनत और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इधर जेल के बाहर एक पुराना कैदी जो अब चान के लिए काम कर रहा है, वो चान को बताता है कि डोनी ने यूजू को एक खतरनाक फाइटर बना दिया है। अगले दिन चान फिर से यूजू से मिलने जेल आता है और पूछता है, क्या तू मुझसे लड़ने के लिए ये ट्रेनिंग कर रहा है? इस बार यूजू डरता नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम अभी भी वही पुराने इंसान हो, बिल्कुल नहीं बदले। यूजू की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। तभी ह्यूब वहीं जूडो चैंपियन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आता है। जून मौके का फायदा उठाकर ह्यूब से झूठ बोल देता है कि यूजू तुझे मारकर तेरी जगह लेना चाहता है। ह्यूब उसकी बातों में आ जाता है। इसके बाद तीसरी गैंग का लीडर सियोंग यूजू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सियोंग कहता है, अगर तुम जीत गए तो मैं वो करूंगा जो तुम बोलोगे। यूजू शर्त रखता है, अगर मैं जीता तो तुम कमजोर कैदियों को परेशान करना बंद कर दोगे। सियोंग मान जाता है और फाइट का वक्त तय हो जाता है। यूजू को वापस उसकी पुरानी सेल में भेज दिया जाता है जहां ह्यूब पहले से था। ह्यूब उससे पूछता है, क्या तू मुझसे लड़कर मेरी जगह लेना चाहता है? यूजू साफ कह देता है, नहीं, मुझे लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। ह्यूब हैरान रह जाता है क्योंकि ये जून की बातों से बिल्कुल अलग था। अब फाइट का दिन आता है। सारे कैदी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यूजू का कहीं पता नहीं होता। सियोंग उसे डरपोक कहने लगता है। ह्यूब बीच में आकर कहता है कि ये लड़ाई रोक देनी चाहिए क्योंकि युद्ध से शांति नहीं, सिर्फ जख्मी लोग मिलते हैं। लेकिन सियोंग किसी की नहीं सुनता। तभी सबके इंतजार
के बाद यूजू की एंट्री होती है। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। लड़ाई शुरू होते ही सियोंग ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। वो इतना तेज और ताकतवर था कि यूजू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सियोंग ने यूजू को बुरी तरह पीटा और उठाकर जमीन पर दे मारा। यूजू फिर खड़ा हुआ, लेकिन सियोंग ने एक जोरदार लात मारी और यूजू फिर ढेर हो गया। सबको लगा कि अब यूजू नहीं उठ पाएगा, लेकिन यूजू की विल पावर बहुत मजबूत थी। वो एक बार फिर खड़ा हुआ। इस बार जब सियोंग ने हमला किया तो यूजू ने मौका देखकर उसे नीचे गिराया, उसका पैर पकड़ लिया और उसे चोक होल्ड में फंसा लिया। सियोंग की सांस फूलने लगी और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। इस जीत के बाद यूजू जेल का सबसे ताकतवर कैदी बन गया। उसने ह्युब, जून और सियोंग के साथ मिलकर एक फैसला किया कि अब से जेल में कोई भी किसी कमजोर को नहीं सताएगा। धीरे धीरे जेल का माहौल बदल गया। जो कैदी पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन गए। यहाँ तक कि सियोंग खुद यूजू को लात मारने की टेक्निक्स सिखाने लगा। योन ने यूजू से कहा, भाई पहली बार तुझे देखकर ही लगा था कि तू कुछ बड़ा करेगा। दूसरी तरफ डोनी नई जेल में किसी और को ट्रेन कर रहा था, लेकिन वो यूजू को कभी नहीं भूला। यूजू के अच्छे बिहेव की वजह से उसे वक्त से पहले रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने से पहले उसने उस ग्राउंड को देखा जहां उसने डोनी के साथ खून पसीना बहाया था। वो अब बिल्कुल बदल चुका था। एक डरपोक लड़के से एक मर्द बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो जेल के दरवाजे से बाहर निकला, सामने चान उसका इंतजार कर रहा था। बिना एक शब्द बोले दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चान के पास स्ट्रीट फाइटिंग का ज्यादा तजुर्बा था, इसलिए वो यूजू पर भारी पड़ रहा था। चान ने यूजू की माँ का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरी माँ एक कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैं केस वापस ले लूं। ये सुनकर यूजू का खून खौल उठा। उसने पलटकर हमला किया, लेकिन चान बहुत शातिर था। चान ने यूजू को जमीन पर गिरा दिया, उसका चेहरा टी शर्ट से ढक दिया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। यूजू खून से लथपथ होकर गिर चुका था, लेकिन तभी उसे डोनी की वो बात याद आई, शार्क की तरह बनो, कभी रुकना मत। यूजू ने हार नहीं मानी और वो फिर से खड़ा हो गया। अब दोनों के बीच आर पार की जंग शुरू हुई। यूजू ने वही बॉक्सिंग स्किल्स इस्तेमाल की जो उसने जेल में डोनी से सीखी थी। चान गुस्से में पागल हो गया। वो पागलों की तरह हवा में मुक्के चला रहा था, पर यूजू को छू भी नहीं पा रहा था। मौका देखते ही यूजू ने सियोंग की वो खतरनाक किक मारी और चान को जमीन पर ढेर कर दिया। चान हैरान रह गया कि यूजू इतना मजबूत कैसे हो गया। दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ शरीर की नहीं, हौसले की थी। जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा थी, जीत उसकी होनी थी। आखिरकार चान ने हार मान ली। यूजू उसे वहीं जलील हालत में छोड़कर आगे बढ़ गया। चान को अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी हार का एहसास हुआ। कुछ वक्त बाद यूजू जेल में डॉनी से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यूजू मजाक करते हुए कहता है, मैं एक एक्वेरियम गया था, वहां मैंने एक शार्क देखी जो एक जगह रुकी हुई थी और सो रही थी, जबकि आपने तो कहा था कि शार्क रुकती है तो मर जाती है। डोनी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर वो पक्का मर गई होगी। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि यूजू के लिए जेल से बाहर की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। लोग उसे एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं और उसके साथ भेदभाव करते हैं। हालत इतनी खराब है कि उसे नॉर्मल लोगों की तरह बस में चढ़ने तक की इजाजत नहीं मिलती। वहीं उसके बाकी दोस्त भी जेल से बाहर आ चुके हैं। सियोंग ने सड़क पर एक फूड स्टॉल खोल लिया है। जून एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है और खाली वक्त में यूनिवर्सिटी जाने के लिए पढ़ाई करता है। ह्योब जिम में खूब पसीना बहा रहा है और यूजू बिना रुके हर दिन ट्रेनिंग करता है। ये चारों मिलकर फैसला करते हैं कि भले ही दुनिया उन्हें बुरा समझे, पर वो हार नहीं मानेंगे और मिलकर अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे। एक दिन यूजू डोनी से मिलने जेल जाता है और उसे बताता है, मुझे काम मिल गया है, मैं एक जिम में क्लीनर की नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ खाना पीना फ्री है और सैलरी से घर का किराया निकल जाता है। इस नौकरी की वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग भी जारी रख पा रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक प्रो बॉक्सर बनूं। रास्ता मुश्किल है, पर मैं रुकूंगा नहीं, ठीक उस शार्क की तरह जो कभी तैरना नहीं छोड़ती। डोनी को यूजू की फिक्र थी, क्योंकि वो अभी उम्र में छोटा और ना तजुर्बेकार था। वो उसे समझाता है, ध्यान रखना, मुसीबत तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हमेशा होशियार रहो, जल्दबाजी मत करना और जज्बात में आकर कोई फैसला मत लेना। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यूजू वापस जिम जाता है जहाँ वो प्लेयर्स की मदद करता है। वहाँ एक कोच एक गोरा चिट्टा बॉक्सर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो बॉक्सर बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। प्रैक्टिस के बाद जब कोच कहता है कि अब किसके साथ लड़ोगे, तो कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको डर लगता है कि वो जान से मार देगा। वो बॉक्सर अकड़ कर कहता है, अगर कोई स्पारिंग के लिए नहीं मिला तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मजबूरी में कोच यूजू को बुलाता है। वो बॉक्सर यूजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये छोटू क्या लड़ेगा, ये तो मेरा पंचिंग बैग बनेगा। यूजू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बॉक्सर हमला करता है, यूजू बड़ी तेजी से बच निकलता है। ये देखकर कोच यूजू को सेफ्टी गियर देता है ताकि मुकाबला शुरू हो सके, लेकिन यूजू सारे सेफ्टी गियर्स नहीं पहनता, वो सिर्फ अपने ग्लव्स पहनता है। मुकाबला शुरू होते ही वो बॉक्सर यूजू पर टूट पड़ता है और बिना रुके उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। यूजू बस अपना चेहरा बचा रहा होता है, लेकिन जैसे ही सही मौका मिलता है, वो उसके हाथ पर एक इतना जोरदार पंच मारता है
कि दर्द के मारे वो बॉक्सर घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिम का मालिक यूजू पर भड़क जाता है क्योंकि उसने उनके स्टार बॉक्सर को इतनी जोर से मारा। वो यूजू को धमकी देता है कि उसकी आंखों के सामने से हट जाए वरना वो उसे नौकरी से निकाल देगा। पता चलता है कि उस बॉक्सर का नाम सन है और वो छुप छुप कर इलीगल बॉक्सिंग मैचेस लड़ता है। ये मैचेस एक मोबाइल ऐप पर लाइव दिखाए जाते हैं जहां बड़े बड़े अमीर लोग पैसों की बेटिंग लगाते हैं। सन का मुकाबला टैंक नाम के एक फाइटर से होने वाला था और सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं आ पाता। मैच के ऑर्गेनाइजर्स लोगों को मनाने के लिए कहते हैं कि वो एक जबरदस्त सब्स्टिट्यूट लाएंगे और बेटिंग का पैसा 10 गुना बढ़ा देंगे। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसा लगा देते हैं। तभी एंट्री होती है नए फाइटर की और वो कोई और नहीं, वही गैंग लीडर यांग होता है जिसके लिए चान काम करता था। इस मैच का रूल ये था कि अगर टैंक सिर्फ 30 सेकंड्स तक टिक गया तो वो जीत जाएगा। ज्यादातर लोगों ने यांग पर पैसा लगाया था। रिंग में आते ही यांग टैंक के कान में धीरे से बोलता है, वादा करता हूँ तेरा सारा कर्ज उतार दूंगा, बस मुझे एक पंच मारने देना और खुद हार जाना। मैच शुरू होता है। यांग उसे बस एक लात और एक पंच मारता है और टैंक 10 सेकंड के अंदर ही ढेर हो जाता है। लेकिन यांग वहीं नहीं रुकता, वो जानबूझकर टैंक की टांग तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ यूजू जब घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि जून के चेहरे पर कोई शख्स पैसे फेंक कर मार रहा है। पता चलता है कि जून ने बचपन में उस बंदे को बहुत परेशान किया था और उसे छत से कूदने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से उसकी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई थी। जून अब अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगने के लिए उसे पैसे दे रहा था, पर वो शख्स गुस्से में पैसे ठुकरा देता है और कहता है, ये पैसे तुम्हारे पाप नहीं धो सकते। यूजू जून से मिलता है और उसे बताता है कि आज कैसे वो जिम से निकाले जाने वाला था। जून कहता है कि यार जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। इस पर यूजू जवाब देता है, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मुझे पीछे नहीं हटना। इसके बाद दोनों साथ में निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग संग के रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। मेट्रो में यूजू जून से कहता है, मैंने देखा कि उस आदमी ने तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंके। सच कहूँ तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करता, क्योंकि उसने बेचारे ने अपनी टांग गंवा दी है। जून एक डायरी निकालता है जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें उसने बचपन में परेशान किया था। वो कहता है, इसमें 31 लोगों के नाम हैं जिनसे मुझे माफी मांगनी है, पर दिक्कत ये है कि मुझे कईयों की शक्ल तक याद नहीं। यूजू को एहसास होता है कि जून पहले कितना खतरनाक था। वो उसे समझाता है, बस दिल से माफी मांगो, शायद वक्त के साथ वो तुम्हें माफ कर दें। जून उसे थैंक्स बोलता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझ में हिम्मत आई है, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, पर पहले मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूं। यूजू पूछता रह जाता है पर जून कहता है कि बाद में बताऊंगा। जब वो सुंग के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो सियुंग मजाक मजाक में जून को पीटने लगता है क्योंकि वो हमेशा मुफ्त में खाना खाता है। तीनों साथ बैठकर खूब हंसते और मजाक करते हैं जिससे वो अपने दिन भर की थकान और टेंशन भूल जाते हैं। तभी वहाँ जी हाई आती है जो जून की टीचर है और इन सब की दोस्त भी। सियोंग नोटिस करता है कि यूजू बार बार जी हाई को देख रहा है तो वो समझ जाता है कि यूजू का उस पर क्रश है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। यंग वही गैंग लीडर अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा अंदर आकर यूजू से कहता है कि वो उसके लिए काम करे। असल में 3 घंटे पहले यांग के आदमियों ने सन की गर्लफ्रेंड और उसके कोच को पकड़ लिया था क्योंकि सन इलीगल फाइट में नहीं पहुंचा था। वो उन्हें समुद्र में एक नाव पर ले गए थे और उनसे पूछा गया। तब यांग को पता चला कि सन के हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं आया, तो उसने पूछा कि ये किसने किया। सन ने बताया, एक क्लीनर ने, उसका नाम यूजू है। यांग हैरान रह गया और समझ गया कि यूजू कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक तगड़ा फाइटर है। सन माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, पर यांग ठंडे दिमाग से कहता है, गलती तो हो चुकी है और अब अगली बार जैसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम अब मेरे गैंग में नहीं हो। फिर यांग सन से एक अजीब सवाल पूछता है, तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, अपनी गर्लफ्रेंड पर या अपने कोच पर? सन कोच का नाम लेता है। यांग कहता है, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, अगर ये कोच 10 सेकंड तक बिना आवाज निकाले चुप रहा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इतना बोलते ही यांग उस कोच का हाथ एक खौलते हुए गर्म पानी के बर्तन में डाल देता। वो दर्द के मारे चीख पड़ता है। इसका मतलब सन टेस्ट हार जाता है और यांग उन तीनों को समुद्र में फेंक देता है। तभी यांग का खास आदमी कैनन उसे बताता है कि ये वही यूजू है जिसने चान की आंख पर चोट पहुंचाई थी और उसे अकेले लड़ाई में हराया था। ये सुनकर यांग का इंटरेस्ट यूजू में और बढ़ जाता है। वो यूजू की सारी डिटेल्स निकलवाता है और सीधा उससे मिलने पहुंच जाता है। यंग उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे जैसा तगड़ा फाइटर चाहिए। 3 दिन बाद एक फाइट है, उसमें लड़ोगे तो इतना पैसा कमाओगे कि सोच भी नहीं सकते। मगर यूजू बिना सोचे समझे साफ मना कर देता है और कहता है, मैं चांद जैसा नहीं हूँ।
यंग हैरान रह जाता है क्योंकि आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया था। वो गुस्से में यूजू से बदला लेने की प्लानिंग करता है। अगले दिन जीहाई फोन पर यूजू से बात कर रही होती है, तभी उसे एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है जो मुश्किल में लग रही थी। जीहाई फोन काट कर उसकी मदद करने जाती है। वो औरत उसे अपना सामान गाड़ी में रखने को कहती है। जीहाई मदद कर ही रही होती है कि तभी वो प्रेग्नेंट औरत सिगरेट पीने लगती है और अजीब हरकतें करती है। जीहाई कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से एक आदमी आकर उसे एम्बुलेंस में किडनैप कर लेता है। गाड़ी के अंदर वो औरत अपनी नकली प्रेग्नेंट वाली फेक बेली निकालकर फेंक देती है। जीहाई भागने की कोशिश करती है और वहां रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी को मारती है, पर दरवाजा लॉक होता है। पार्क उसे जोर से मारती है और जीहिए बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूजू अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्युंग उसे देखकर कहता है, पहली बार जब मैंने इसे जेल में देखा था तो लगा था कि ये कमजोर लड़का है, पर इसने अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया और हम सबको दोस्त बना दिया। तभी यूजू के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें जीहिए रो रही है और मदद मांग रही है। यूजू घबरा जाता है और समझ जाता है कि ये यांग का काम है। वो गुस्से में वहां से निकलने लगता है, पर जून उसे रोकता है और कहता है, शांति से काम लो, यांग यही चाहता है कि तुम अपना आपा खो दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो लोग पुलिस को फोन करते हैं, पर पुलिस कोई खास मदद नहीं करती क्योंकि मामला साफ नहीं था। तभी जीहाई के फोन से एक लोकेशन आती है जो एक पुरानी बिल्डिंग की होती है। वो चारों वहां पहुंचते हैं और अलग अलग होकर जीहाई को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। यूजू फिर से जीहाई को फोन लगाता है और बिल्डिंग के अंदर से ही फोन की घंटी सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि दो लोगों ने जीहाई को बांध रखा है। इससे पहले कि वो लोग जीहाई को हाथ लगाते, यूजू और जून वहां पहुंच जाते हैं। यूजू सिर्फ 2 पंचेस में उन दोनों को ढेर कर देता है और जीहाई को आजाद करता है, पर जीहाई रोते हुए कहती है, यूजू यहाँ से भागो, ये एक जाल है। तभी हर तरफ से गैंग के ढेरों आदमी निकल आते हैं। असल में वो औरत जीहाई का फोन सिर्फ यूजू को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यूजू और जून मिलकर उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर दुश्मन इतने ज्यादा होते हैं कि वो हार जाते हैं। गैंग के लोग उनके चेहरों पर कपड़ा डालते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं। वहीं बाहर सुंग और ह्योब गैंग की गाड़ियों को निकलते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। गाड़ी के अंदर वो लोग यूजू को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। जब यूजू की आंख खुलती है, वो एक कुर्सी से बंधा होता है। वो चिल्लाकर यांग से पूछता है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? पर यांग कोई जवाब नहीं देता। यांग यूजू को एक खौफनाक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि अफ्रीका में बच्चों को कैसे चाइल्ड सोल्जर्स बनाया जाता है। वो कहते हैं कि शुरू में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें गोली चलाने को कहा जाता है। बच्चों को लगता है कि वो खाली जगह पर निशाना लगा रहे हैं, पर जब पट्टी खुलती है तो उनके सामने उन्हीं के अपनों की लाशें होती हैं। इस सदमे से वो बच्चे टूट जाते हैं और हमेशा के लिए अपने मालिक के गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद यांग जून और जीहाई के चेहरे से कपड़ा हटाता है। वो यूजू से कहता है, चलो वही अफ्रीका वाला गेम खेलते हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुनो जो मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा। यूजू ये सुनकर सुन्न रह जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें छोड़ दो और मुझे जितना चाहे तड़पाओ। यांग कहता है, चुप कर, ऐसे मजा नहीं आएगा। वो काम अपनी साथी पार्क को सौंप देता है जो खुद एक साइको है और ऐसे काम मजे लेकर करती है। यंग उसे एक चाकू देकर कहता है, अगर यूजू ने नहीं चुना तो दोनों को मार देना। वो अपने लोगों को ये सब रिकॉर्ड करने का ऑर्डर देता है। पार्क यूजू को फैसला करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स देती है। यूजू पागल हो जाता है और चिल्लाता है, इन्हें कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जून से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। 10 सेकंड्स खत्म होते ही पार्क जून को मारने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि यूजू ने उसका नाम लिया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी। पार्क ने चाकू से जून की रस्सी का वो हिस्सा काट दिया जहाँ से वो बंधा था। जून मौका देखते ही आजाद हो जाता है और पार्क को धक्का देकर 2 गार्ड्स को वहीं ढेर कर देता है। पार्क फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर जून नंगे हाथों से चाकू पकड़ लेता है और पार्क पर पलटवार कर देता है। जून पार्क को नीचे गिराता है और जल्दी से यूजू और जीहाई की रस्सियां खोल देता है। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर पार्क बिल्डिंग के सारे गार्ड्स को उन्हें रोकने का ऑर्डर दे देती है। जून उन गार्ड्स को रोकने की कोशिश करता है ताकि यूजू और जीहाई निकल सकें। इस बीच यूजू लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जून उसे बचाने आता है, पर एक गार्ड उसे दीवार से चिपकाकर रोक लेता है। यूजू बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी जीहिए वही फायर एक्सटिंग्विशर गार्ड के सर पर दे मारती है। यूजू फिर से खड़ा होता है और दोनों मिलकर गार्ड्स का सफाया करते हैं। अभी वो सांस भी नहीं ले पाते कि और गार्ड्स आ जाते हैं। जून के पेट से खून बह रहा होता है, पर वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। वो सीढ़ियों की एक लोहे की रेलिंग तोड़ लेता है और उनसे लड़ने लगता है। यूजू और जीहाई भागते हुए गैराज पहुंचते हैं, पर वहां भी दुश्मन रास्ता रोक लेते हैं। यूजू को लगता है कि अब सब खत्म, पर तभी एंट्री होती है स्युंग और हायऑप की। वो दोनों उन गार्ड्स की जमकर धुलाई करते हैं।
और सारे गुंडे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। जब वो लोग वापस जून के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जून ने अकेले ही सारे गार्ड्स को हरा दिया है। यूजू जून को सहारा देकर गाड़ी तक ले जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जून की हालत बहुत खराब थी क्योंकि पार्क ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। गाड़ी में जून अपनी वही पुरानी डायरी निकालता है जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें उसने बचपन में परेशान किया था। वो रोते हुए यूजू से कहता है, भाई मेरी तरफ से इन सबसे माफी मांग लेना। यूजू मना कर देता है और कहता है, नहीं, तू खुद ठीक होकर माफी मांगेगा। जून कहता है, मैं बस यही चाहता था कि जब मैं मरूं तो लोग मुझे एक बुरा आदमी समझकर याद न करें। अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ट्रैफिक की वजह से जून दम तोड़ देता है। यूजू और उसके दोस्त फूट फूट कर रोने लगते हैं। यूजू को बहुत दुख होता है और वो खुद को जून की मौत का जिम्मेदार मानता है। जून की फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार पर यूजू उसकी तस्वीर को देखकर पश्चाताप कर रहा होता है। तभी एक लड़की आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वो पूछती है, जब मेरा भाई मर रहा था तब तुम कहाँ थे? पता चलता है कि वो जून की बहन जिन है। यूजू बार बार माफी मांगता है पर जिन गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, अपना भाई चाहिए। तुम सब जिंदा हो और मेरा भाई मर गया, ऐसा क्यों? यूजू इतना टूट जाता है कि वो सोचने लगता है कि काश उसने यंग की बात मान ली होती तो शायद आज जून जिंदा होता। यूजू को इतना दुख होता है कि वो कहता है, मैंने ही उसे मारा है, मेरी जगह उसे जिंदा होना चाहिए था। तभी स्योंग उसे कहता है, अपने आप को कोसना बंद कर, ये तेरी गलती नहीं है। भूल मत कि तेरी वजह से जून को दोबारा एक इंसान होने का एहसास हुआ। तेरी वजह से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने सताया था। अगर तू ऐसे रोएगा तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जून की बहन जिन ये सब सुन लेती है और उसे समझ आता है कि ये लोग उसके भाई के कितने सच्चे दोस्त थे। इसी बीच फ्यूनरल में जी हाई की टक्कर एक अजीब आदमी से होती है जो उसे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। वो उसका पीछा करती है। वो आदमी जिसका नाम स्कार है, जून की मौत का केस संभाल रहे पुलिस ऑफिसर से मिलता है। स्कार उसे एक फोन देता है जिसमें कैनन लाइन पर होता है। कैनन उस ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करता है ताकि वो जून की मौत का इल्जाम किसी और पर डाल दे और यांग को बचा ले। जी हाये ये सब छुप कर सुन लेती है और संग और हायोप को बताती है। वहीं कोई यांग का आदमी फ्यूनरल में फूल छोड़कर गया होता है जिसमें एक नोट लिखा था, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। संग गुस्से में फूल फेंक देता है और कहता है कि पुलिस पर भरोसा करना बेकार है। ह्योप उसे शांत करता है और कहता है, बदला तो मैं भी लेना चाहता हूँ पर गुस्से से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ यूजू जब जून की डायरी पढ़ता है तो देखता है कि आखिरी नाम यूजू का ही था। तब उसे समझ आता है कि मेट्रो में जून उसे क्या बताना चाहता था। जून उससे माफी मांगना चाहता था क्योंकि शुरू में उसने जेल में यूजू को बहुत परेशान किया था। अब यूजू ठान लेता है कि वो यांग से बदला लेकर रहेगा। वो अपने दोस्तों से कहता है, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तभी वहाँ जिन, जून की बहन, आती है और कहती है कि वो भी उनके साथ जुड़ना चाहती है क्योंकि ये उसके भाई का मामला है। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए उन सबको एक साथ हरा देती है। अब ये नई टीम बदले की प्लानिंग शुरू करती है। जी हाई को याद आता है कि उस साइको औरत पार्क ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑर्डर दिया था। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो वीडियो मिल जाए तो वो यांग को जेल भेज सकते हैं। यूजू को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि जिन एक डिलीवरी गर्ल बनकर यांग के हेडक्वार्टर में घुसेगी। प्लान शुरू होता है। जिन यांग की गैंग के पास एक पार्सल लेकर जाती है। असल में यूजू ने उस डिब्बे के बाहर छुपकर कैमरा लगाया था और ऊपर वही कार्ड चिपका दिया था जो यांग ने उसे दिया था। जब जिन ने वो पार्सल गार्ड को दिया तो कार्ड देखकर गार्ड को लगा कि ये यांग के लिए कोई जरूरी चीज है और वो उसे सीधे कंट्रोल रूम ले गया। इस तरह गार्ड की हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो गई और यूजू ने घर बैठे बैठे बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर लिया और कंट्रोल रूम की सही लोकेशन ढूंढ निकाली। अब बारी थी एक्शन की। सुंग अपनी गाड़ी लेकर बिल्डिंग के गैराज में घुसता है। कैमरा पर अनजान गाड़ी देखकर गार्ड अपने दोस्तों को चेक करने भेजता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो गाड़ी खाली मिलती है लेकिन अंदर से अजीब सी आवाज आ रही होती है। तभी गाड़ी के अंदर रखा एक माइक्रोवेव फट जाता है। फायर अलार्म बजने लगता है और सारे गार्ड्स गैराज की तरफ भागते हैं। ये एक ट्रैप थी ताकि गार्ड्स भटक जाएं। इसी दौरान यूजू और उसकी टीम बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। वहां बचे खुचे गार्ड्स और यूजू की टीम के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड्स की तादाद ज्यादा थी पर वो यूजू और उसके दोस्तों का मुकाबला नहीं कर पाते। टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग दुश्मनों को उलझाए रखते हैं और बाकी उन्हें धो देते हैं। सारे गार्ड्स को हराने के बाद यूजू सीधे कंट्रोल रूम भागता है ताकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले सके। यूजू रूम में घुसकर एम्प्लॉई को धमकाता है और फुटेज मांगता है लेकिन पता चलता है कि उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। दूसरी तरफ यांग ये सब तमाशा अपने ऑफिस में बैठकर कैमरा पर देख रहा था और यूजू की प्लानिंग से काफी हैरान था। यूजू वापस अपने दोस्तों के पास आता है। तभी पूरी बिल्डिंग के स्पीकर्स पर यांग वही वीडियो चला देता है जिसे यूजू ढूंढ रहा था। यूजू अपनी ही आवाज सुनता है जहां वो जून की जान की भीख मांग रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। जब वीडियो में पार्क जून को चाकू मारती है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बदले के लिए पागल हो जाते हैं। तभी कनॉन
पार्क और यांग के गुंडे सामने आ जाते हैं। यांग स्पीकर पर बोलता है, यूजू अगर वीडियो चाहिए तो ऊपर आकर ले लें। यूजू बिना सोचे समझे सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। कैनॉन अपने बाकी सारे गुंडों को गराज भेजने का ऑर्डर देता है और वहाँ सिर्फ कैनॉन, पार्क और स्कार रह जाते हैं ताकि वो तीनों यूजू के दोस्तों से आखिरी मुकाबला कर सकें। जैसे ही जिन को पता चलता है कि ये वही पार्क है जिसने उसके भाई को मारा था, वो गुस्से में पागल हो जाती है और सीधे उस पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ हायॉप और कैनॉन का मुकाबला शुरू होता है और सुंग भिड़ जाता है स्कार से। वहीं लिफ्ट के अंदर यूजू अपने हाथों की बैंडेज खोलता है और यांग से आखिरी मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करता है। यूजू ऊपर पहुंचकर सीधे बॉक्सिंग रिंग में घुसता है। वहां उसे वही वीडियो दिखाई देती है जिसे वो ढूंढ रहा था। यांग एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है, इसमें वो वीडियो है। तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ये पेन ड्राइव लेकर यहाँ से निकल जा या फिर मेरे साथ लड़। मैं तुझे मुझसे बदला लेने का एक मौका दे रहा हूँ। यूजू पेन ड्राइव उठाकर जाने लगता है पर यांग उसे पीछे से टोकता है और उसके परिवार की धमकी देता है। यांग कहता है, शायद जब मैं तुम्हारे दोस्तों की जगह तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा तब तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। यूजू रुक जाता है और पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यांग बड़ी बेशर्मी से जवाब देता है, मुझे लोगों को तड़पाने में मजा आता है और मुझे कोई ना नहीं बोल सकता। यूजू गुस्से में हमला करता है पर यांग बहुत चालाक था। वो यूजू के सारे पंचेस से बच जाता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और उसका मजाक उड़ाता है। यांग दिखा देता है कि वो यूजू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो यूजू पर इतना भयानक हमला करता है कि उसे एक टेबल पर दे मारता है और टेबल टूट जाती है। वहीं नीचे हायॉप और कैनन की बराबरी की टक्कर चल रही थी, लेकिन सुंग स्कार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसकी पुरानी टांग का दर्द फिर से उभर आता है। लेकिन जीन ने पार्क की हालत खराब कर दी थी। वो अपने भाई की मौत का हर एक बदला ले रही थी और आखिर में उसे ढेर कर देती है। स्कार जब स्युंग का गला घोंट रहा होता है तभी जिन बीच में आकर स्कार पर हमला कर देती है। ऊपर यूजू दर्द में कराह रहा होता है तभी यांग उसे एक और पंच और लात मारकर खिड़की के शीशे पर दे मारता है। यांग को अब इस लड़ाई में मजा आने लगता है तो वो यूजू को और उकसाने के लिए जून की मौत वाला वीडियो बार बार चलाने लगता है। वो यूजू का गला घोंट कर उसे जबरदस्ती वो वीडियो दिखाता है जहाँ जून दम तोड़ रहा था। नीचे जिन और हायब भी अपने दुश्मनों से हारने लगते हैं, लेकिन जैसे ही यूजू को जून की वो हिम्मत याद आती है उसके अंदर एक नई जान आ जाती है। वो यांग की पकड़ से छूटता है और पूरी ताकत से पलटवार करता है। यांग खुश हो जाता है कि चलो अब असली मजा आएगा, लेकिन अब यूजू का पलड़ा भारी था। वो यांग पर भारी पड़ने लगता है। एक मौका ऐसा आता है जब यूजू यांग की टांग तोड़ सकता था पर वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ उसके चेहरे पर पंचेस की बारिश कर देता है और उसे उठाकर रिंग के बीचों बीच इतनी जोर से पटकता है कि रिंग ही टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्कार से लड़ते वक्त जिन का एक हाथ टूट जाता है पर सुंग सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। सुंग स्कार पर टूट पड़ता है और उसका गला घोंट कर उसे जकड़ लेता है ताकि जिन को मौका मिले और वो उसे खत्म कर सके। दूसरी तरफ हियॉप अपनी पूरी जान लगाकर कैनॉन को हरा देता है। वहीं ऊपर यूजू और यांग की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे पर पंचेस बरसा रहे थे। यूजू यांग को दबोच लेता है और उसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। यांग दर्द से सीने पर पत्थर रखकर यूजू को उठाकर जमीन पर पटकता है ताकि वो हाथ छोड़ दे, पर यूजू की पकड़ ढीली नहीं होती। आखिर में यांग हार मान लेता है और यूजू उसका हाथ तोड़ देता है। गुस्से में पागल होकर यांग यूजू को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है पर यूजू खिड़की को मजबूती से पकड़ लेता है। उल्टा यांग ही बाहर लटक जाता है और हवा में झूलने लगता है। यूजू चाहता तो जून का बदला लेने के लिए उसे नीचे गिरा सकता था पर वो एक बेरहम कातिल नहीं बनना चाहता था। वो यांग की जान बचा लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। यांग हंसते हुए कहता है, तू पछताएगा कि तूने मुझे जिंदा छोड़ा, पर यूजू उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से निकल जाता है। यांग को पहली बार एहसास होता है कि वो हर तरह से हार चुका है। अगली सुबह पुलिस आ जाती है और यांग को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर इलीगल बॉक्सिंग, बेटिंग और जून और सन के कत्ल के ढेरों इल्जाम लगे थे। इसके बाद यूजू जून की डायरी उठाता है और हर उस शख्स से मिलने जाता है जिसे जून ने परेशान किया था। वो जून की तरफ से सबसे माफी मांगता है। हालांकि ज्यादातर लोग उसे माफ नहीं करते, पर कम से कम यूजू ने जून की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। फिर वो डायरी का वो पन्ना खोलता है जहाँ उसका अपना नाम लिखा था और वहाँ लिखता है, माफ किया। वो जून की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता है, भाई मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। यूजू फिर जेल में डोनी से मिलने जाता है और कहता है, मैं आपकी तरह एक प्रो बॉक्सर बनना चाहता हूँ। डोनी उसे होशियार करता है कि प्रो लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। जल्दी ही यूजू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि बिगिनर्स के लिए रॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है और वो सब इसमें हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि यांग को उसी जेल में डाला गया है जहाँ डोनी है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। तो दोस्तों, ये थी शार्क सीजन 2 की कहानी। अभी तक सीजन 3 का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर जैसे ही आएगा हम उसे भी लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में मदद करें और जो लोग आखिर तक जुड़े रहे वो कमेंट में पंच वाला इमोजी जरूर डालें ताकि मुझे पता चले किस किस को मजा आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।